हेलो, नमस्कार दोस्तों। इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपना टॉपिक राष्ट्रपति चल रहा था और उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक में राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जा रही थी, पावर्स की बात की जा रही थी। और इसी टॉपिक में मैं बताऊं आपको कि आपातकालीन शक्तियों की बात कर रहे थे, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 की बात कर ली थी। इसके बाद अपना पॉइंट चल रहा था राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 या राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी की बात करी। क्यों लगता है, क्या कारण था, इसकी बात अपन ने कर ली थी। SR मुंबई मामला क्या था, इसमें क्या बात की जा सकती है। इसके बाद अपन ने बात कर ली थी अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार के क्या कर्तव्य बनते हैं, अनुच्छेद 365 क्या कहता है, यह बात कर ली थी। अब देखिएगा, आज बात करते हैं कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब कब किया गया है। प्रयोग की बात की जाएगी आर्टिकल 356 की प्रयोग कब और कितनी बार किया गया है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग, या अगला क्वेश्चन दे सकता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग। देखो, अनुच्छेद 356 का आज तक लगभग बार प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो 128 बार प्रयोग किया गया है। 128 बार लगभग राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल का प्रयोग किया गया। यहां से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। जैसे क्वेश्चन सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध। उसी प्रकार पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में, और किस राज्य में लगा था, तो पंजाब राज्य में लगा था। दूसरी बात की जाए, दूसरी बात ये बनती है कि सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 9 बार लगा है और पंजाब राज्य में लगा। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन 9 बार, और किस राज्य में, पंजाब। कुछ गाइडें यहाँ मणिपुर भी देती है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कर्नाटक में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, तो कर्नाटक में अब तक 1 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। अब देखिएगा, आगे बात करते हैं, राजस्थान की भी बात कर लेते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। तो राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है, 4 बार। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1967 में। दूसरी बार कब लगा, तो 1977 में। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा राजस्थान में, 1980 में। और चौथी बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, तो 1992 में। यह बाबरी मस्जिद के समय राष्ट्रपति शासन लगाता है। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाबरी मस्जिद को लेकर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, तो 1992 में लगाया गया। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन अब तक लगाया गया है। तो अब तक कुल लगभग प्रयोग कितनी बार, 128 है। प्रथम बार प्रयोग पंजाब में है, सर्वाधिक बार प्रयोग कहाँ है, पंजाब में है। कुछ गाइडें मणिपुर, कर्नाटक में 1 बार है, तेलंगाना में प्रयोग नहीं किया गया। राजस्थान में कितनी बार प्रयोग किया गया है, 4 बार, 1967, 77, 80 और 92। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सबसे लंबे समय तक किसकी बात की गई है, कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया।
तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन भी कहाँ लगाया गया है? तो पंजाब राज्य में लगाया गया है। अब यहाँ और एक डीपली क्वेश्चन की बात करें। देखो आजकल तो वो क्वेश्चन नहीं बन सकता, परंतु पहले के हिसाब से जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था अनुच्छेद 370 के तहत, तो जम्मू कश्मीर में एक प्रावधान था कि पहले 6 माह के लिए जम्मू कश्मीर में क्या लगता था? राज्यपाल शासन लगता था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या लगता था? राष्ट्रपति शासन लगता था। तो पहले 6 माह के लिए जो राज्यपाल शासन लगता था, ये जम्मू कश्मीर की धारा अनुच्छेद 370 की कौन सी धारा के तहत लगता था? तो धारा 92 के तहत लगता था। आजकल ये प्रावधान समाप्त हो गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो ये था अनुच्छेद 356 का प्रयोग। और ये प्रयोग देखकर लगता है कि सबसे विवादित अनुच्छेद कौन सा है। कई बार क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, फिर भी पूछ लिया जाए कि सबसे विवादित अनुच्छेद कौन सा है या विवादास्पद अनुच्छेद कौन सा है? तो 356 है। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है कौन सा? 13। और सबसे महत्वपूर्ण पद की बात करें, सबसे विवादास्पद यदि पद की बात करें तो सबसे विवादास्पद आता है राज्यपाल का। विवादास्पद अनुच्छेद आता है 356 और महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है 13। तो ये बातें अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब कब किया गया है, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें सारी बातें आपको बता दी गई है। अब नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन का प्रभाव। देखो इसमें 2 मुख्य प्रभाव है। पहला प्रभाव तो यह है कि राज्य के जो कार्य हैं, राज्य सरकार के जो कार्य हैं, जो वर्क हैं, ये राज्य सरकार के कार्य कौन ले लेता है? राष्ट्रपति ले लेता है। कौन ले लेता है? राष्ट्रपति ले लेता है। राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के जो कार्य है वो कौन ले लेता है? राष्ट्रपति ले लेता है। आई बात समझ में? और राष्ट्रपति ये कार्य अपने प्रतिनिधि से करवाता है। अपने अधीन जो व्यक्ति, प्रतिनिधि का अर्थ होता है राज्यपाल, राज्यपाल से कार्य करवाता है। अब इस बात को समझना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अब मान लीजिए कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा, तो राजस्थान सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कार्य हैं वो कार्य राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास चले जाएंगे और रामनाथ कोविंद राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा ये कार्य करवाएगा। तो पहला इफेक्ट यही बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कार्य हैं वो केंद्र सरकार अर्थात राष्ट्रपति के अधीन हो जाते हैं और राष्ट्रपति इन कार्यों का प्रयोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा करवाता है, अर्थात राज्यपाल के द्वारा करवाता है। दूसरी बात ये बनती है, राज्य सरकार को भंग भी किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो विधायिका है उस विधायिका को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। तो बात समझ में आई? तो ये 2 इसके मुख्य क्या है प्रभाव है। एक तो राज्य के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति में निहित हो जाते हैं और राष्ट्रपति इन कार्यों का प्रयोग अपने प्रतिनिधि या राज्यपाल के द्वारा करवाता है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति राज्य सरकार को क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है। अब देखो दूसरे आगे की बात करते हैं, यहां तक की बात क्लियर है आपकी। अब देखो आगे बात की जाती है वित्तीय आपातकाल। किसकी बात करते हैं? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, पहली बात तो यह बनती है कि वित्तीय आपातकाल का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। देखो अनुच्छेद 360 ये कहता है कि देश की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक की जो कंडीशन है वो क्या हो, संकट में हो। आर्थिक स्थिति की बात की गई है, किसकी बात की गई है, आर्थिक स्थिति। देश की यदि आर्थिक स्थिति क्या है, संकट में है, तो अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखो आर्थिक स्थिति संकट में हो, भाई पैसे की कमी हो, इनकम नहीं हो, जैसे वर्तमान की सी स्थिति हो, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि वित्तीय आपातकाल में संसद स्वीकृति कितने माह में चाहिए, तो वित्तीय आपातकाल में संसद स्वीकृति कितने माह में चाहिए, तो 2 माह में चाहिए। और 2 माह में संसद स्वीकृति चाहिए, और संसद स्वीकृति किस बहुमत से, तो संसद स्वीकृति साधारण बहुमत से आवश्यक है। सिंपल क्या चाहिए, बहुमत ही सही है। देखिएगा इस बात को करते हैं, जैसे अपने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ा था, नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी, तो संसद स्वीकृति विशेष बहुमत से आवश्यक थी वहां, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन में संसद स्वीकृति साधारण बहुमत से, और प्रत्येक 6 माह से संसद स्वीकृति की आवश्यकता थी। यहाँ क्या है, यहाँ संसद स्वीकृति 2 माह में आवश्यक है, और किस बहुमत से आवश्यक है, साधारण बहुमत से आवश्यक है। अब ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल के दौरान एक बार स्वीकृति मिल गई, वित्तीय आपातकाल के दौरान एक बार स्वीकृति मिल गई, तो पुनः स्वीकृति की आवश्यकता है या नहीं, तो ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल में पुनः संसद स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, एक बार ही संसद स्वीकृति चाहिए। जबकि उनमें क्या थी, पुनः संसद स्वीकृति की आवश्यकता थी 6 माह। सेकंड बात करें इसकी कि वित्तीय आपातकाल की अधिकतम समय सीमा, किसकी बात की गई है, अधिकतम समय सीमा निश्चित है या नहीं है, तो अधिकतम समय सीमा निश्चित नहीं है। कितने ही समय के लिए लगाया जा सकता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखो आगे बात करते हैं कि आज तक वित्तीय आपातकाल का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है, कि देश में आर्थिक संकट आया या नहीं आया। तो ध्यान रखना वित्तीय आपातकाल का प्रयोग, अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं किया गया। अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं किया गया। एक बार देश में ऐसी स्थिति बनी थी कि देश में क्या लगाया जाए, वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, परंतु नहीं लगाया गया। 1990-91 के आसपास की बात थी। देश की आर्थिक स्थिति खराब थी, और साथ ही में खाड़ी संकट ये था, इराक और ईरान ने आपस में तेल के कुएं जला लिए, भारत में तेल आना क्या हो गया, बंद हो गया। और स्थिति ये थी कि भारत के पास लगभग 15 दिन बाद क्या होना है, 7 दिन का पैसा था और 7 दिन का डीजल पेट्रोल था। देश क्या होने वाला था, खत्म होने वाला था। और रूस जो सहायता करता है, रूस का भी क्या हो जाता है, उसमें आर्थिक संकट थी, इस कारण भारत की सहायता नहीं कर पाते। और आर्थिक संकट से उभरने के लिए वर्ष 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, और मनमोहन सिंह पूर्व जो प्रधानमंत्री थे, ये उस समय क्या थे, वित्त मंत्री थे, और इन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई और भारत को आर्थिक संकट से उबारा। तो आज तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं किया गया है, वित्तीय आपातकाल की स्थिति नहीं बनी है। वर्तमान में ऐसी स्थिति बन सकती है वित्तीय आपातकाल की, क्योंकि आर्थिक संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है कोरोना के कारण, बाकी भी घोटालों के कारण बढ़ता है, कोरोना का कोई प्रभाव नहीं। काम कम हो सकता है पर सबके पास है। हाँ, हमारे कोचिंग वालों के पास तो नहीं है, हम तो सब बेरोजगार बैठे एकदम जिंदगी, समझिए आप, कोई काम नहीं, 24 घंटे फ्री हैं, एक इनकम नहीं, 8-8 महीने हो गए। सरकार सोच ही नहीं रही कि शिक्षित वर्ग की क्या हालात हैं। इतनी हालात खराब है कि पूछिएगा मत। अब देखो वित्तीय आपातकाल का प्रयोग, अनुच्छेद 360 का प्रयोग आज तक नहीं किया गया है।
नेक्स्ट देखो पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वित्तीय आपातकाल का प्रभाव क्या होता है। फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है, वित्तीय आपातकाल है, इसका प्रभाव क्या होता है। तो इसके प्रभाव की देखो कुछ पॉइंट्स हैं, बताते हैं आपको। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव की बात की जाए तो पहला प्रभाव तो यह आता है कि राज्य सरकार का जो बजट है, किसकी बात की गई है, राज्य सरकार का जो बजट है स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो केंद्र सरकार की अनुमति पर क्या होता है, लागू होता है। राज्य सरकार सामान्य स्थिति में क्या होता है कि राज्य सरकार अपना बजट पारित करती है और केंद्र सरकार अपना बजट पारित करती है। आई बात समझ में। केंद्र सरकार अपना बजट पारित करती है, राज्य सरकार अपना बजट पारित करती है। परंतु वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य सरकार का बजट केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की अनुमति पर ही क्या होता है, लागू होता है। तो राज्य सरकार का बजट किस पर, राष्ट्रपति की अनुमति पर लागू होता है। दूसरी देखो बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है, केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य सरकारों को क्या दे सकती है, वित्त से संबंधित निर्देश दे सकती है। किससे संबंधित निर्देश दे सकती है, वित्त से संबंधित निर्देश दे सकती है कि आप इस प्रकार से खर्च न करके आप इस प्रकार से क्या करें, खर्च करें। तो वित्त से संबंधित क्या दे सकती है, निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो तीसरा पॉइंट ये बनता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में भी क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट ये बनता है, वेतन में कटौती की जा सकती है। और चौथा पॉइंट ये बनता है कि जो केंद्रीय करों में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी होती है, केंद्रीय करों में जो राज्य सरकार की हिस्सेदारी या भागीदारी होती है उसमें भी क्या कर सकते हैं, वो कटौती कर सकते हैं। अब पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो पांचवा पॉइंट यह आता है कि संसद की जो संचित निधि होती है, नाम सुना का अनुच्छेद 265 266, संसद की संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है उस व्यय में भी क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंट है कि वित्तीय आपातकाल लगा तो देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वित्तीय आपातकाल में पहला प्रभाव ये पड़ता है कि स्टेट गवर्नमेंट का बजट है जो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति की अनुमति पर ही लागू होता है। सामान्य स्थिति में राज्य सरकार अपना बजट पारित कर लेती है, अपने हिसाब से लागू कर लेती है। परंतु जैसे ही वित्तीय आपातकाल लगाए तो राज्य सरकार अपना बजट पारित तो कर सकती है, परंतु लागू किसकी अनुमति पर होगा, तो राष्ट्रपति की अनुमति पर लागू होगा। दूसरी बात ये करते हैं कि दूसरी बात की जाए तो केंद्र सरकार है जो राज्य सरकार को क्या दे सकती है, वित्त के मामलों में निर्देश ही दे सकती है। चौथी बात करें, वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो चाहे केंद्र सरकार का कर्मचारी हो, उनके वेतन में क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। कर जो केंद्रीय कर होते हैं उनमें राज्य सरकारों की क्या होती है, हिस्सेदारी होती है, उस हिस्सेदारी को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और संचित निधि पर भारित जो व्यय होता है उसमें भी क्या की जा सकती है, कमी की जा सकती है। तो ये था आपका वित्तीय आपातकाल। और इसी के साथ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पॉइंट आपका कंप्लीट है। और इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो।
तो क्लियर होगी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, पूरा पॉइंट पढ़ा दिया गया है शुरू से लेकर। अब देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल कर लिया, राष्ट्रपति शासन कर लिया, वित्तीय आपातकाल कर लिया, किस अनुच्छेद के तहत है, क्या प्रभाव है, कब कब प्रयोग हुआ है, ये सारे अपने बातें कर ली। वैसे इस टॉपिक के क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। राष्ट्रपति टॉपिक बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है और इससे संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि अपन ने एक ही वीडियो में पूरा राष्ट्रपति टॉपिक आपको पढ़ा दिया। लगभग 10 से 12 के आसपास क्या होंगे टोटल वीडियो बनेंगे और उनसे पूरा राष्ट्रपति टॉपिक है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा उच्च स्तर पर। अब देखो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात कर ली, तो इसके बाद राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वित्तीय शक्तियों की बात की गई है। राष्ट्रपति की फाइनेंशियल जो पावर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति के पास कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं। पहली वित्तीय शक्ति होती है अनुच्छेद 280। किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 280 की बात की गई है। अनुच्छेद 280 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद किसका गठन करेगा? तो वित्त आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा? वित्त आयोग का गठन करेगा। तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन करेगा। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रथम, वैसे वित्त आयोग टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, फिर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में किया गया और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया। और 2017 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया और एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया, नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में किया गया। और गठन तो 2017 में किया जाता है, परंतु इस 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 15वां है, ये पहला है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल ध्यान रखना 2020 से 2025 तक इसका क्या है? कार्यकाल है। तो एन के सिंह की अध्यक्षता में किया गया। और 14वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष हैं YV रेड्डी। तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्त आयोग का गठन कर सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे, राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 2 अनुच्छेद हैं जिसके तहत, एक नगरीय निकाय के तहत है और एक पंचायती राज संस्थाओं के तहत है। तो बताएं देखिए राज्य वित्त आयोग का गठन किन अनुच्छेदों के तहत किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जबकि वित्त आयोग का गठन, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। इनका गठन राष्ट्रपति करता है। तो बात समझ में आई आपकी यहाँ तक? अब देखो आगे बात की जाती है दूसरा का। पहली वित्तीय शक्ति हो गई, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्र वित्त आयोग का गठन कर सकता है और प्रथम वित्त आयोग हो गया, 15वां हो गया, 14वां बता ही दिया। अब नेक्स्ट देखो, धन विधेयक की बात करते हैं। किस विधेयक की बात करते हैं? धन विधेयक की बात की जाए, मनी बिल की बात की जाए। दूसरी बात करते हैं किसकी? धन विधेयक की बात करें या मनी बिल की बात करें, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक या मनी बिल की बात करें तो इसमें स्थिति ये बनती है कि धन विधेयक सदैव आपको पता है लोकसभा में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा में धन विधेयक नहीं रखा जाता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। और धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 110 में। अब ध्यान रखना, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही रखा जाता है। धन विधेयक किसकी अनुमति पर रखा जाता है?
तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर ही रखा जाता है। राष्ट्रपति अनुमति देता है, उसके बाद ही धन विधेयक लोकसभा में रखा जाता है। तो ये भी एक वित्तीय शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और अनुच्छेद 111 में ये भी लिखा गया है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? अस्वीकृत नहीं कर सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर लोकसभा में रखा जाता है। धन विधेयक की परिभाषा 110 में है, अनुच्छेद 110 में है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही देता है। क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है? तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पूर्व अनुमति पर ही रखा जाता है। यह था दूसरी वित्तीय शक्ति। अब देखो राष्ट्रपति की तीसरी वित्तीय शक्ति क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तीसरी वित्तीय शक्ति क्या है, बात करते हैं। तीसरी देखो वित्तीय शक्ति की बात आती है इसमें कि राष्ट्रपति की तीसरी वित्तीय शक्ति कौन सी है? दो हो गई, तीसरी की बात करते हैं। राष्ट्रपति की तीसरी वित्तीय शक्ति आती है कि बजट। और बजट एक क्या है? धन विधेयक है, और बजट पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली ही जाती है। चौथी स्वीकृति की बात की जाए तो संसद में आकस्मिक जो संचित निधि होती है, किसकी बात की गई है? आकस्मिक संचित निधि। संचित निधि, ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान से देखनी है। आकस्मिक संचित निधि, देखो एक तो होता है संचित निधि और एक होती है आकस्मिक संचित निधि। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संचित निधि पर किसका अधिकार होता है, तो संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? संचित निधि पर संसद का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? 265 के तहत, अनुच्छेद 265 के तहत संसद का अधिकार होता है। आकस्मिक संचित निधि की बात की गई, और आकस्मिक संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? तो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। राष्ट्रपति का अधिकार होता है। और राष्ट्रपति की आकस्मिक संचित निधि में कितना पैसा होता है? तो 500 करोड़ रुपए उसकी आकस्मिक संचित निधि में पैसा होता है। अचानक आवश्यकता पड़ गई तो राष्ट्रपति इसको क्या कर सकता है? वे कर सकता है बिना संसद की अनुमति पर। जबकि संचित निधि पर जो पैसा होता है वो बजट की अनुमति के बिना बाहर नहीं निकाला जाता है। बजट की अनुमति के बिना बाहर नहीं निकाला जाता है, जबकि आकस्मिक संचित निधि का जो पैसा है वो बजट की अनुमति के बिना भी बाहर निकाला जा सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियां दोबारा बता रहा हूं आपको। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में। और उसके बाद क्या बात कर ली थी? आकस्मिक संचित निधि पर किसका अधिकार होता है? राष्ट्रपति का। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति पर रखा जाता है। बजट राष्ट्रपति के द्वारा। और ये वित्त आयोग जो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? संसद में। तो एक पॉइंट और बना सकते हैं कि वित्त आयोग, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग है जो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखता है? संसद में रखता है। और संसद इस पर क्या करती है? विश्लेषण करती है। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में कौन रखता है भाई? तो राष्ट्रपति रखता है। अब देखो राष्ट्रपति टॉपिक में क्या क्या बचा है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति बची है या कार्यकारी शक्तियां बची हैं, विधायी या व्यवस्थापिका शक्तियां बची हैं, न्यायिक शक्तियां बची हैं, और कूटनीतिक की शक्तियां बची है।
अब देखो अपने राष्ट्रपति टॉपिक से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन कर लिए हैं। राष्ट्रपति टॉपिक है आपका जो 50% क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसमें देखो राष्ट्रपति यहां से स्टार्ट किया था, राष्ट्रपति की योग्यता पॉइंट अपन ने पढ़ लिया, पीछे वीडियो है। योग्यता के बाद अपन ने शर्तें पढ़ ली थी, आर्टिकल 59 में योग्यता 58 में है। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल पढ़ लिया, अनुच्छेद 54 में है। निर्वाचन मंडल के बाद अपन ने पढ़ ली थी निर्वाचन पद्धति पढ़ ली थी, एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, आर्टिकल किसकी बात थी, तो 55 की बात थी, अनुच्छेद 55 की क्या थी, बात थी। और राष्ट्रपति के चुनाव एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा, और बाकी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसके बाद पढ़ा था कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति के अगले चुनाव करवा लिए जाएंगे, अनुच्छेद 62 की बात कर ली थी। इसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों का निर्णय कौन देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय देता है। राष्ट्रपति को विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 361 के तहत। राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, अनुच्छेद 56 की बात भी अपन ने पढ़ ली थी। राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ लिया था। इसके बाद बात की थी अपन ने राष्ट्रपति की शक्तियां, किसकी बात की थी, तो राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की थी। और राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जाए तो इसमें अपन ने आपातकालीन शक्तियां पढ़ ली हैं, वित्तीय शक्तियां पढ़ ली हैं। नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आपकी कार्यकारी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, उसके बाद विधायिक न्यायिक शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां। ये जो 3 शक्तियां हैं आगामी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ये आपकी कर ली है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात अपन ने बता दी थी, पर अभी इसमें 2 शक्तियां आपकी पूरी हो चुकी है, आपातकालीन शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां पॉइंट पढ़ा था, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 पढ़ लिया। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के तहत क्या परिवर्तन किया गया, या एक बात और बचती है। ये तो 44वां संविधान संशोधन था। अब 42वां संविधान संशोधन द्वारा भी अनुच्छेद 352 में कोई परिवर्तन किया गया था क्या? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है भाई? 1976 में होता है। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए। एक परिवर्तन किया गया था अनुच्छेद 352। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अनुच्छेद 352 में परिवर्तन किया गया था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में लगाया जा सकता है या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। पूरे भारत में लगाया जा सकता है या भारत के किसी राज्य क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। भाई सीधी सी बात है, 1976 से पहले पूरे भारत में लगाया जाता था और 1976 के बाद भारत के किसी राज्य क्षेत्र में लगाया जा सकता है, या हो सकता है तो पूरे भारत में लगाया जा सकता है। तो ये बात थी 44वां संविधान संशोधन और 42वां संविधान संशोधन। इसमें कुछ बातें बताई थी, जैसे आंतरिक शांति शब्द को उठाकर सशस्त्र विद्रोह, पहले संसद स्वीकृति 2 माह में, उसके बाद कितने माह में कर दी? 1 माह। पहले संसद स्वीकृति साधारण बहुमत से, उसके बाद क्या कर दी? विशेष बहुमत से कर दी। इसके बाद उद्घोषणा की समाप्ता, पहले क्या होता था, राष्ट्रपति अपने विवेक से समाप्त कर देता, उसके बाद क्या कर दिया? लोकसभा के 1/4 सदस्यों द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव उनको पढ़ लिया था, अनुच्छेद 356 पढ़ लिया, एसआर मुंबई पढ़ लिया, और ये वित्तीय आपातकाल आपका पढ़ लिया, वित्तीय शक्तियां पढ़ ली। आगामी जो पार्ट होगा वो होगा राष्ट्रपति की कार्यपालिकाई शक्तियां। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।